1 करोड़ रुपए बाजार मुझ में मांगता था। सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी होती है? तो मेरे भाई ने कहा ये आरएस की परीक्षा होती है। मैंने कहा मुझे वही बनना है। नोट्स बनाता था पूरी रात बैठ के। सुबह 6-7 बजे बस पकड़ता, कभी अजमेर, कभी जोधपुर, कभी कोटा, अलग अलग जगह अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना होता है। फिर वहाँ पूरे रास्ते में मैं पढ़ता जब तक सनलाइट रहती। परीक्षा हुई, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ और पहले ही प्रयास में मुझे आरएस में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप इसको जो आप पढ़ा रहे हैं इसको इंस्टीट्यूशनल जो रूप है वो दे दो और जो ज़्यादा बच्चों का भला होगा उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे आपके पास में। अब ये चुनौती आ गई। नमस्कार, मेरा नाम भरत कुमार थानवी, आरएस 2012 बैच से राजस्थान सहकारिता सेवा में अभी कार्यरत हूँ। साथ ही श्री मां शारदा आश्रम का फाउंडर हूँ। इस परिचय से पहले मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट रहा हूँ। कर्न इंडस्ट्रियल एरिया में वर्ष 2003 से लेकर के 2010 तक हमने कन्फेक्शनरी की एक यूनिट चलाई थी। परिस्थितियाँ ऐसी रही कि उस 2008 से लेकर 10 की मंदी में हम लोग सरवाइव नहीं कर पाए और उसका परिणाम ये था कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए का एक बड़ा जो नुकसान था हमने सहन किया। करने को कुछ रहा नहीं, कोई रास्ता नहीं था, कुछ भी ऐसी किरण नहीं थी जहाँ से ये सोचा जाए कि आगामी जो जीवन है उसको कैसे निर्वहन हो। एक समय ऐसा आया जब कुछ लोगों ने एक ठप्पा जैसे एक सामान्य होती है, लोग कह देते हैं कि भाई साहब तो फेल हो गए। वहाँ से एक टर्निंग पॉइंट समझिए आप लाइफ का कि उस रात मुझे नींद नहीं आई और बस वो एक फेल शब्द जो था उसी के इर्द गिर्द वो पूरी रात गुजरी। सुबह मैं इसी उदेड़बुंद में था और मेरा भाई ताऊजी का लड़का है, वो परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैंने उसको पूछा भाई आप क्या कर रहे हो? तो उसने बताया कि क्लरिकल एग्ज़ाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तुमको भी करनी चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ ऐसा बताओ जो जिस स्थिति में मैं था पहले, जो स्टेटस मेंटेन करता था या जो रेस्पेक्ट मुझे था वही मुझे वापस चाहिए। तो सबसे बड़ी परीक्षा कौन सी होती है? तो मेरे भाई ने कहा ये आरएस की परीक्षा होती है। मैंने कहा मुझे वही बनना है। तो बोला वो तो बहुत मुश्किल काम है, उसके लिए तो दिल्ली जाना होगा या आपको वहाँ जयपुर, जोधपुर कहीं जाना होगा। अब ऐसी स्थिति तो थी नहीं कि मैं उस फीस को अफोर्ड कर सकूं, क्योंकि 1 करोड़ रुपए बाजार मुझ में मांगता था। अब वो बाजार को पैसा चुकाएं या ये फीस चुकाएं, ये एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। जिद भी यही थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है जो पुराना जो मैंने लाइफ जी है या पुराना जो सम्मानजनक जीवन था वो मुझे मेंटेन करना है वापस। उसके लिए तरीका बस यही रहा कि एक आरएस में मुझे सिलेक्शन चाहिए। साथ में परेशानी थी उस बिजनेस की, जो लोग पैसे मांगते थे, रोजाना फ़ोन आते थे। तो वो उस वक्त नोकिया का फ़ोन हुआ करता था और जैसे ही फ़ोन बजता था मुझे कहता कोई ना कोई पैसा मांग रहा है। आज भी सुनता हूँ तो पल्स रेट बढ़ जाती है। रोज नोट्स बनाना, पढ़ना, टाइम मैनेज करना और बाहर जाना। तो मैंने एक रास्ता चुना कि रात को मैं नोट्स बनाता था पूरी रात बैठ के। सुबह 6-7 बजे बस पकड़ता, कभी अजमेर, कभी जोधपुर, कभी कोटा, अलग अलग जगह अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाना होता। फिर वहाँ पूरे रास्ते में मैं पढ़ता जब तक सनलाइट रहती। मेरा काम किया, फिर जैसे सनलाइट नहीं रही 5-6 बजे के आसपास तो मैं बस में सो जाता था। बस में नींद पूरी हो जाती थी मेरी। कभी एक बार ऐसा भी हुआ कि कोई मेरे 40,000 रुपये चुरा के ले गया। खैर, अब होता ये 6 महीने तक यही दौर चलता रहा कि रात को मैं नोट्स बनाता, सुबह पढ़ाई कर, रात जो सनलाइट के मैं पढ़ लेता, उसके बाद में उसको नोट्स को याद करता, रात बस में नींद ले लेता, फिर वापस
वही दौर, रात को 11 बजे फिर से नोट्स बनाना शुरू करना, 11-12 बजे, फिर सुबह 6 बजे बस पकड़ना, यूँ करके 6 महीने निकल गए। कोर्स भी कंप्लीट कर लिया मैंने उस वक्त तक। परीक्षा हुई, प्री हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, और पहले ही प्रयास में मुझे आरएस में मेरा सिलेक्शन दिया गया। बच्चे मेरे सिलेक्शन होने के बाद में घर पे पढ़ने के लिए आते थे, तो मन में ऐसी बातें चल रही थी, कुछ 10-12 बच्चे आते थे घर पे पढ़ने के लिए। तो एक दिन रात को मैं मेरी वाइफ दोनों ऐसे ही बात करते करते तकरीबन 2-2:30 बज गए थे। तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि आप इसको, जो आप पढ़ा रहे हैं, इसको इंस्टीट्यूशनल जो रूप है वो दे दो, और जो ज़्यादा बच्चों का भला होगा उससे ज़्यादा बच्चे पढ़ पाएंगे आपके पास में। अब ये चुनौती आ गई सामने कि भैया जब व्यवस्था कैसे हो इसकी, कि अपने पैसे तो लेना नहीं किसी से, जगह चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लाइट पानी के बिल आएंगे, सब कुछ। वो वाइफ ने बोला आप तो माँ शारदा के नाम पे चालू कर दो, सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट डे एक फेसबुक पेज बना करके चालू कर दिया काम को। अब प्राइवेट स्कूल का हॉल था नालंदा स्कूल का, राजेश जी से बात हुआ, उन्होंने हाँ कर दिया। वहाँ पे 300-400 बच्चे पढ़ने के लिए आते थे। अच्छा एक सीजन निकला, बच्चे बहुत पढ़ के वहाँ से सेलेक्ट हुए 10-12 बच्चे। कुछ प्रशासनिक चीज़ें थी, मेरे को कुछ अलग अलग यहाँ इस मंच पे मैं उसको शेयर नहीं करूँगा। तो हम मेरे मित्र हैं कमल जी कल्ला, उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे 2 टूक एक बात कही कि भरत जी सारी परेशानी आप मुझे दे दो और सारा सपोर्ट आप मुझसे ले लो। अब बताओ आपकी क्या क्या परेशानी है। मैंने कहा जगह की परेशानी है, फर्नीचर की है, मैनेजमेंट की है, ये जो लाइट पानी सब कुछ फाइनेंशियल जो भी रहता है। बोले नहीं आप चिंता मत करो, आप हमारा हॉल ले लो, हमारी बिल्डिंग पूरी आपकी है, जब तक आपका मन करे इसको आप वहाँ पढ़ाओ, बच्चे पढ़ने चाहिए, सेलेक्ट होने चाहिए। यूँ करके मेरी सारी लगभग परेशानियाँ जो थी छोटी मोटी, मेरे लिए तो बड़ी थी, उनके लिए बड़ी छोटी थी, वो हो गया, सब कुछ मैनेज हो गया। धीरे धीरे ये एसआई का बैच हुआ, अभी कुछ बच्चे 3-4 बच्चे एसआई के सेलेक्ट हुए हैं, क्लरिकल एग्जाम में हुए हैं, आरएस में पहले आरएस में सेलेक्ट हुए हैं। इन 5-7 सालों में 2016 से लेकर के 2021 तक आते आते तकरीबन हमारे आश्रम से 1000 से ऊपर बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनमें 100 के आसपास बच्चे विभिन्न परीक्षाओं में सेलेक्ट होके राजकीय सेवा में है। मैं भी शाम को जैसे ही, एक तो सुबह का बैच ऑफिस टाइम से पहले और एक शाम को ऑफिस टाइम के बाद में 2 बैच 3-4 घंटे रोज बच्चों के साथ में जो चर्चा है हो जाती है। और बड़ी खुशी होती है जब कोई बच्चा सेलेक्ट होता है। जब भी कोई बच्चा सेलेक्ट होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुबह उठ करके जल्दी उठ के और मैं 2 घंटे इन्वेस्ट करता हूँ, या शाम को ऑफिस के बाद में जो मेरा घर का समय होता है, जो समय मुझे अपने पेरेंट्स को देना चाहिए, जो मुझे मेरे बीवी बच्चों को देना चाहिए, वो समय चुरा चुरा के मैं बच्चों को देता हूँ। ये खुशी बच्चे मुझे सेलेक्ट होके एक बार में ही दे देते हैं। तो मेरे सभी स्टूडेंट्स से ये ऑर्डर है कि मुझे उतनी खुशी आप लगातार देते रहें, आप लगातार पढ़ के उन परीक्षाओं में जो आपने लक्ष्य बनाया है उसको आप अचीव करें। एडमिशन फॉर्म के साथ में एक शपथ पत्र भी एक रख रखा है। उस शपथ पत्र में ये बिंदु डाल रखा है कि मैं राजकीय सेवा में मेरा चयन होने के उपरांत यथा योग्य अन्य बच्चों को पढ़ाऊंगा, निःशुल्क पढ़ाऊंगा। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि 10-12 बच्चे जिन्होंने जो अचीव करना था वो कर चुके हैं, और अपने घर पे, अपने आसपास कोई इंस्टीट्यूट में वो निःशुल्क शिक्षण का कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की दया रही तो ये कारवां आगे से आगे बढ़ता रहेगा। और मुझे विश्वास है कि जो ये मुहिम निःशुल्क शिक्षण की
जो चलाई है, जो ईश्वर की प्रेरणा से चली है, ये एक दिन बहुत आगे बढ़ेगी। जो भी इस वीडियो को देखते हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनको एक संदेश देना चाहूँगा कि जैसा मेरे साथ हुआ, मैं वहाँ उस वक्त जब बिजनेस में डिप्रेस हुआ भी था, लेकिन उस डिप्रेशन में डूबा नहीं। मैंने अपनी सोच को, थॉट को बदला। तो कहते हैं दिमाग की वो सोच और वो पैर की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। तो आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, एक बड़ी सोच होनी चाहिए, और उस सोच के अनुरूप काम भी होना चाहिए, क्योंकि आपकी सोच होती है वो आपका आगे काम बनती है, आपका भाग्य निर्धारित करती है। दूसरी बात कि उस सोच से केवल पार नहीं पड़ेगी, उस सोच के अनुरूप उसी पूर्ण मनोयोग से काम करना होगा, उसी जिद से काम करना पड़ेगा। सोच थी गांधी की कि उसने देश को आज़ाद कराना है, तो वो उतना जिद आपके अंदर होना चाहिए, सबके अंदर इतना जिद होना चाहिए। तो तीसरा मेरा आपसे निवेदन है कि निरअहंकारिता जो जीवन में बहुत ज़रूरी है। अगर सफल भी हो गए, जीवन भी सार्थकता की तक पहुंच गए, लेकिन अहंकार आया तो वो सब कुछ ले डूबेगा। तो जो कुछ हमने किया है उस ईश्वर की प्रेरणा से किया है, उसी को अर्पण कर दें। अपने गीता में भी यही उपदेश है कि कर्म भगवत अर्पण कर्म होने चाहिए। हम आगे बढ़ें, सबके साथ में आगे बढ़ें, समाज के लिए काम करें, अच्छी सोच से काम करें, है ना। हमारी वेदों की जो ऋचाएँ हैं, है ना, ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु या संगच्छ संगध्वज, तो वो उद्घोष आज भी प्रासंगिक है, वैसा काम होना चाहिए। इसी के साथ आपको नमस्कार। आपको विदा दूँ, भरत थानवी।